जैसी आपसे चर्चा हुई थी कि आरंभ में करीब एक सवा घंटे हमारी सामान्य जो प्रक्रिया है बातचीत, हम डिस्कोर्स के उस पर काम करेंगे। पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस के ऊपर संवाद। जो साथी पहले यहाँ आए हैं उनके साथ लंबी बातचीत इस संदर्भ में हुई है कि हम सब लोग चीज़ों को जानते और समझने का जो प्रयास करते हैं उसमें सदैव सब लोगों के बीच में एकमतता नहीं होती है। अनेक प्रसंग ऐसे होते हैं कि जहाँ हम अपने अपने ढंग से उनको देख और समझ रहे होते हैं, तो एक अधिक उपयुक्त स्थान पर पहुंचने का जरिया मनुष्यों के समाज में यही है कि वो सामाजिक अंतःक्रिया करें, एक दूसरे के मतांतर को समझें आपस में, और तथ्य और तर्कों के आधार पर किसी और ज़्यादा इवॉल्व सही प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पर जाएं। तो डिस्कोर्स ही उसका एक तरीका है। चूँकि हमारा दृष्टिकोण, देखने के तरीके, हमारे चीज़ों को करने के बारे में तरीक़ों का जो चयन है वो हमेशा एक सा नहीं होता। हम अलग अलग तरह के परिप्रेक्ष्य और उपागमों का समर्थन करते हैं। कोई कहता है ऐसा तरीका ठीक है, कोई कहता है पूरी चीज़ को अगर ऐसे देखा समझा जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ हम जितनी भी बात करेंगे अपने इस पूरे संवाद में, उनमें चूँकि हम विभिन्न तरीक़ों और परिप्रेक्ष्यों के समर्थन कर रहे होंगे और कोशिश ये होगी कि आपस में बातचीत करके एक अधिक उपयुक्त तरीके पर हम पहुंचने का प्रयास करें। कभी भी अपेक्षा ये नहीं है कि सब हम लोग एक ही तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, एक ही तरह से चीज़ों को मान रहे हैं, ये अपेक्षा नहीं है। पर जैसे भी देख रहे हैं और मान रहे हैं उसको अगर अभिव्यक्त करें, उसका तर्क और औचित्य सबके सम्मुख प्रकट करें, तो दूसरों को भी मदद मिलेगी और हमको भी मदद मिलेगी। अब इस प्रसंग को हम कुछ और बातों के ऊपर ले आते हैं। ये जो समान शिक्षा, उचित शिक्षा का प्रश्न है, जिसको सामान्यतः अपन कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समतुल्य गुणवत्ता की शिक्षा, ठीक है। ये पूरी बहस के केंद्र में है। इसमें मूल प्रश्न है गुणवत्ता, क्वालिटी का क्या आशय है। हम इसको मानने के भी सबको समान दी जानी चाहिए, ठीक है। उस पर ये एक नैतिक पोजीशन है, मॉरल पोजीशन है कि सबको समान हो। मूल प्रश्न है गुणवत्ता। ये बातचीत आपने की होगी, ये अपन दिन रात करते सुनते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी का प्रश्न है ये क्वालिटी क्या है, मूल आगे प्रश्न यहाँ आ रहा है। तो अनेक साथी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, बता सकते हैं हम में से कि क्वालिटी का मतलब ये है। वो एक बात बताएंगे, कोई दो बात तत्व लेगा उसमें, कोई तीन चीज़ों को जोड़ेगा, कोई थोड़ा आधारभूत सी बात कहेगा, कोई थोड़ा पेरिफेरियल दो तीन की लिस्ट देगा, ये हो तो क्वालिटी। ऐसे अपन इस पे बात कर सकते हैं। परंतु ये जो विशेषण है ये एक्चुअली ऐसा एक टर्म नहीं है जिसकी कोई संक्षिप्त सी परिभाषा दी जा सके। ये एक बहुआयामी सा, अनेक तत्वों और प्रक्रियाओं से बनी हुई समग्रता है। तत्वों, प्रक्रियाओं और परिणामों की, उनसे अपेक्षित परिणामों की एक समग्रता है, ज़्यादा जटिल है और ज़्यादा बहुआयामी है।
और उनके अंतर संबंध से ये बनती है। कई इसके पक्ष हैं, उनके बीच अंतःक्रियाएं हैं और उनसे उपजे हुए परिणामों का कोई प्रपोजिशन है, उससे जुड़ी हुई कोई विचार है क्वालिटी वस्तु पे। एक परिभाषा सटीक सी, संक्षिप्त सी, एक आयाम और कोई एक अवधारणा में व्यक्त करने वाली परिभाषा नहीं है। तो ये क्या है और कैसे इसको, इसमें एक निहित क्या चीज़ें हैं, कितने तरह की चीज़ें हैं जिन पर सोचा बातचीत की जाए, कुछ तय किया जाए, लागू किया जाए, तब जाके हम कहेंगे कि वह हमारी क्वालिटी की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। स्थितियाँ, कंडीशंस और परिणाम स्थापित हो गए। तो इनमें कितने तरह की चीज़ों का समावेश हो सकता है। तो मित्रों, अगर हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, कई तरह से इसकी लिस्ट बनाई जा सकती हैं, उनके बीच संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पर अगर संक्षिप्त सी लिस्ट चलें पहले, तो कोई भी सीखने सिखाने की, शिक्षा सीखने सिखाने की एक नियोजित प्रक्रिया है। तो उसमें हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स। भाई हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। अच्छा विद्यार्थी, अच्छा पढ़ा हुआ बच्चा, वो क्या होगा, उसकी छवि कोई लक्ष्यों के रूप में हमको बतानी पड़ेगी। ये लक्ष्यों की जो उपयुक्तता है, उन्हें पर्सपेक्टिव्स के सवाल हैं ये। इसमें किसी का मत होगा कि ऐसा होना अच्छा विद्यार्थी होना है, किसी दूसरे का मत हो सकता है कि नहीं दूसरी तरह का होना अच्छा है। जैसे एक उदाहरण से दें, कोई कहेगा कि शुरू के दिन से ही उसको प्रतियोगी स्पर्धात्मक दृष्टिकोण दो तो अच्छी शिक्षा मानी जाएगी, लक्ष्य ये रखो। दूसरा कहेगा कि ये नहीं, उसको बहुत ही मानवीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण वो अपना है और ऐसा बने, वो अच्छी शिक्षा मानी जाएगी। तो लक्ष्य दो हो गए। तो ये उपयुक्तता के अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मानक होंगे, पर हम लक्ष्यों का एक निर्धारण करते हैं। 1 2 3 4 लक्ष्य क्या हो सकते हैं। सब एक मोटा सवाल, ये लक्ष्यों की क्वालिटी का प्रश्न आ जाएगा, उपयुक्तता और क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का एक सेट है, कोई लोग कहेंगे बिल्कुल अनुपयुक्त है और इसकी कोई क्वालिटी ठीक नहीं है, दूसरे सेट की वकालत की जा सकती है। लक्ष्य के बाद में कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट, एक प्रश्न आ जाता है कि कोई भी काम करोगे एक निश्चित उसकी कंडीशन चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए। में शिक्षक काम कर रहे हो, कंडीशंस के वो बनाते हैं आधारभूत स्थितियाँ। अगर वो ही नहीं है तो यू डोंट हैव द क्वालिटी कंडीशंस, एक बात आ जाएगी, तो आप परिणाम और क्वालिटी शिक्षा की बात नहीं कर सकते। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वालिटी है ये कई घटकों और तत्वों से बनेगी, की समग्रता है, उनका परिणाम है ये। वातावरण स्थितियाँ, क्या विषय वस्तु और विधाएं वहाँ पे अपनाई जाती हैं, वो विषय वस्तु, द कंटेंट एंड द मेथड्स, वो जो वहाँ अपनाए जाते हैं वो उपयुक्त प्रकार के, उचित प्रकार के हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो परिणाम हैं वो लक्ष्यों के अनुरूप होंगे, लक्ष्य और जिस वातावरण में वो और कंडीशंस में किए जा रहे हैं उनसे वो बाधित होंगे अथवा समर्थित होंगे। जिस प्रकार से वो किए जा रही हैं, जो विषय वस्तु आपने ली है वो लक्ष्यों के अनुरूप है कि नहीं है, और जो प्रक्रिया आप अपनाते हो वो लर्नर के अनुरूप है या नहीं है, इससे निर्धारित होगा कि जो लर्निंग है वो क्वालिटेटिव होगी या नहीं होगी। तो विषय वस्तु और विधाएं ये तय करेंगे। जो इस प्रकार का अनुभव एवं गतिविधियां, यहीं जोड़ लें, एवं संबंध, उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जिस प्रकार के अनुभव दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार के अवसर दिए जा रहे हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटी कैसी हैं, किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है, कोई एकांगी तरह का ही अनुभव बच्चा प्राप्त करता है या अनुभव की विविधता है,
गतिविधियों का स्वरूप क्या है, क्रियाकलाप वो क्या करता है, कैसे क्रियाकलापों से आप शिक्षा दे रहे हैं, एक्टिविटी पूरी की पूरी, और अंतर संबंध क्या है सीखने वाले में, सिखाने वाले में, लक्ष्यों में, सीखने वालों में, गतिविधियों में और विधा में और सीखने वाले में, पाठ्य पुस्तक में और सीखने वाले में, ये संबंध कैसे का निर्धारण आपने कैसे किया है, आकलन में और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, आदि आदि। तो अगर एक मोटी सी पहली ये सूची बनती है तो वो बनती है कि कैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट प्रॉपर है क्या आपका है? आप बताइए कि 5वीं कक्षा के बाद बच्चे को क्या आना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो, और क्यों ऐसा बात सोचते हैं आप, उसका तर्क, औचित्य, समसामयिक तर्क क्या है, कैसे स्थितियों और वातावरण की रचना करना, अब बच्चों के एक अच्छे स्कूल की रचना करना होगा, किस प्रकार के विधाएं और विषय वस्तु, कंटेंट, पाठ्यक्रम, गतिविधियां, ये आप कैसी लेते हैं, जनरल मेथडोलॉजी आपकी क्या है, और जो सीखने सिखाने का जो अनुभव और अवसर हैं और गतिविधियां, संबंध हैं, वो आप कैसी रचना करते हैं। ये सारी चीज़ों को एक प्रकार से हमें साशय, सचेत भाव से इनका निर्धारण करना पड़ेगा। हम इस कोई कसौटी लेनी पड़ेगी, उसके पीछे हमें अपने मानक लेने पड़ेंगे कि हम ऐसी वातावरण क्यों करना चाहते हैं, ऐसी विधाएं क्यों अपनाना चाहते हैं, इस तरह के अनुभव क्यों देना चाहते हैं, ऐसी प्रकार के ही कार्यकलाप क्यों करना चाहते हैं। कोई जस्टिफिकेशन इन सब पे आएगा। कोई कसौटी लेनी पड़ेगी, उसके पीछे हमें अपने मानक लेने पड़ेंगे कि हम ऐसी वातावरण क्यों करना चाहते हैं, ऐसी विधाएं क्यों अपनाना चाहते हैं, इस तरह के अनुभव क्यों देना चाहते हैं, ऐसी प्रकार के ही कार्यकलाप क्यों करना चाहते हैं। कोई जस्टिफिकेशन इन सब पे आएगा। तो हमारी ये सारी चीज़ों का जब निर्धारण हम करेंगे और हम कहेंगे नाउ, अब हम पूरी तरह से एक सोच, एक समझ, एक विषय वस्तु, विधा और स्थितियों, वातावरण में हमने अपने आप को सभी रूप में उपयुक्त, हमारी सोच से उपयुक्त ढंग से सुसज्जित कर लिया है। और यहाँ जो भी बच्चा आएगा अब वो सही ढंग से, उसके साथ जो क्रिया होगी वो क्वालिटेटिव होगी, वो गुणात्मक होगी शिक्षा, और उसके परिणाम भी गुणात्मक इसलिए होंगे। तो ये लक्ष्यों की गुणात्मक उपलब्धि हो जाएगी। गुणात्मक लक्ष्य हैं उपयुक्त, और उनकी लक्ष्यों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन एक तरह से, मतलब जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक योजना होती है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस विद सर्टेन सेलेक्टेड प्रोसेसेस, तरीक़ों से। तो वो हम ये करते हैं। अब ये सारी चीज़ों पे विवाद होगा। मैंने पहले ही दिन कहा कि पर्सपेक्टिव का मसला है, अप्रोचेज का मसला है। बहुत सारी चीज़ों पे सहमत होंगे, बहुत सारी चीज़ों पर सहमत नहीं हो सकते, ऐसा होगा। ये सहमति कहाँ से आएगी? ये सहमति पे जाने के लिए किन चीज़ों पे बातचीत करनी पड़ेगी हमें? अगर हम ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो इतनी चीज़ों का हमें एक तो उपयुक्त निर्धारण करना पड़ेगा। इस उपयुक्त निर्धारण के लिए कहाँ से तर्क आएंगे? क्या चीज़ चाहिए हमको? किन किन चीज़ों पर हमारी उपयुक्त समझ चाहिए? पहली बात, सबसे ज़रूरी होगा, ये बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, तो सबसे ज़रूरी होगा बच्चों के बारे में समझ। ये जो लक्ष्य और विधा सारी चीज़ें हैं ना, कोई कहे यही विधा क्यों अपना रहे हो? अरे भाई बच्चा है, आप बड़ा थोड़ी आपके बराबर जो बात कर करके ऐसे लेक्चर से समझ जाएगा। मतलब बच्चा है इसलिए वो ऐसे नहीं समझता है, बच्चे के साथ आपको कुछ दूसरी तरह से करना पड़ता है। तो बच्चे क्या होते हैं और बच्चे किस तरह की क्षमताएं रखते हैं जानने की, समझने की और व्यवहार करने की,
तो कहीं ना कहीं बच्चे और बचपन की समझ चाहिए, बहुत ठोस। और ये कोई सरल बात नहीं है। कोई कहे भाई इसमें क्या बात है, हम सब बच्चे थे, हमारे सबके बच्चे हैं, हमारे स्कूल में बच्चे हैं, आस पड़ोस परिवार खूब बच्चे हैं, खूब समझते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा आसान प्रश्न नहीं है। अपन ही कहते हैं ना, कई बार कोई कहता है कोरी स्लेट है, कोई कहता है खाली घड़ा है, बच्चा है खाली घड़ा है भर दो, कोई कहता है कोरी स्लेट है उस पर लिख दो, कोई कहता है नहीं नहीं ये तो बगिया का फूल पौधा है, वो किंडरगार्टन आ गया उससे। कोई कहता है कि नहीं नहीं वो तो एक सक्रिय लर्नर है, वो अपनी तरह से समझता है, तो वो अनुभव लेके आता है, वो भाषा लेके आता है, वो समझ लेके आता है, खाली गड़ा नहीं होता है। कोई उसको किस ढंग से कहता है। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं, देखिए अपने पास जो बच्चे आते हैं ना प्राथमिक कक्षाओं में, 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष के आसपास, 6-7 से लेके 11-12 के बच्चे, ये मनुष्यों की जीवन की सबसे ऐसी एक अवस्था है जो बहुत गतिमान है, डायनेमिक है, बड़ी। मतलब जो 6 साल का था वो 11 साल का स्कूल में नहीं भी आता तो 11 साल होने पे वो वैसा नहीं रहेगा अपने आप ही। उसका चीज़ों को देखने का, उसको चीज़ों को समझने का, उसका चीज़ों के बारे में चिंतन करने का, उसका अपना नैतिक व्यवहार, उसका अपना सामाजिक व्यवहार, उसकी खुद के बारे में अपनी छवि, ये सारी अपने आप 5 साल में बहुत रूपांतरित हो जाती। तो ये बड़े बदलते हुए बच्चे हैं, विकसित होते हुए बच्चे हैं। इनकी कुछ अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने, चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो लोग काम करते हैं, उन्होंने बड़े गहराई से वो काम सोच समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे होते क्या हैं। तो बच्चे और उनका व्यक्तित्व, उनकी समझ पूरी, जो हमारे पास बच्चा है, फिर ये हमको चाहिए इनकी उपयुक्तता के मानक मापदंड तय करने के लिए, तर्क देने के लिए कौन सी विधा उपयुक्त होगी कक्षा 3 के बच्चे के साथ काम करने। फिर दूसरी समझ चाहिए हमें अधिगम प्रक्रिया के बारे में। ये सारी चीज तक है टीचर्स को, और ये बहुत आवश्यक होता है इन सारी चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए कि वो बारीकी से ये समझें कि सीखना क्या होता है और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। क्योंकि हम और आप जिस स्थिति में एंटर करने जा रहे हैं, जिस फिनोमेना के साथ में इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, वो है बच्चे के सीखने का जगत। तो एक बच्चा और सीखना ये कैसे होता है। आप किसी भी चीज़ में सहयोग या अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रकृति को आपको समझना होता है। उसकी एक प्रकृति है, वो वैसे ही होगी। आप उसको सही ढंग से समझ के आप तय कर सकते हैं कि कैसे इसको समर्थन करूं। आपने उसको समझा ही गलत ढंग से तो आप कुछ भी करें, समर्थन और इवन आपके द्वारा रोकना भी संभव नहीं होगा। प्रकृति को जितना हमने ठीक से समझ लिया, ज्ञान विज्ञान इसी पे काम करता है, हर चीज़ की प्रकृति को समझ रहा है। बीमारी, ये वायरस ये कैसे होता है, ये वाला बैक्टीरिया कहाँ पैदा होता है, ये मलेरिया का मामला कहाँ से कहाँ शुरू होता है, ये जब हमने सही ढंग से समझ लिया उस बुखार के बारे में, उसकी उत्पत्ति, उसके बाहर से आना, उसका बढ़ना शरीर में और उसका शरीर के ऊपर प्रभावित करना, उसकी प्रक्रिया को हमने जहाँ समझ लिया पूरी तरह ठीक, तब हम इंटरवेन करने की स्थिति में आ गए कि यहाँ रोक सकते हैं, ऐसे रोक सकते हैं। बिना समझे बुखार है, यूँ है, कुछ भी देते रहो, हिट एंड ट्रायल है। तो अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति को जानना, ये सारा काम हम कर रहे हैं ज्ञान और कौशलों के निर्माण के लिए। हमारे लक्ष्य ज्ञानात्मक हैं, हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ज्ञान देना चाहते हैं। विषय हैं जो ज्ञान को उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इस यथार्थ को बांट के उन्होंने विषय बना लिया उसको, और उसमें ज्ञान का उन्होंने पूरी हायरार्की आधारभूत से लेकर आगे तक के उसमें जो पायदान हो सकते हैं उनकी रचना की, उनके कंसेप्ट्स की रचना की, व्यवस्था की, उनकी मेथडोलॉजी की व्यवस्था की कि इसमें ये कंसेप्ट होते हैं गणित में और इनको सीखने की प्रक्रियाएं ये होती हैं। विज्ञान में ये अवधारणाएं होती हैं और इनको बनाने की, समझने की रीति में विज्ञान का मेथड होता है। तो ज्ञान है जिसको लेके हम काम करते हैं। तो हमारी ज्ञान के बारे में अवधारणा क्या है?
तो बहुत सारी जो लक्ष्य हैं वो ज्ञानात्मक विषयगत लक्ष्य हैं आपके, तो वो इस पे निर्भर कर रहे हैं उपयुक्त हैं या नहीं, कि विषय के ज्ञान के विषय की हमारी समझ क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है। इस पे दो तरह के मत मिल जाएंगे लोग एकदम। कुछ लोग एक मत से विज्ञान एक ढंग के लक्ष्य निर्धारित करेंगे, एक तरह से पढ़ाएंगे। दूसरे तरह के लोग जिनको लगता है कि बेसिकली इट इज ए ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ रीचिंग टू द रियलिटी, सत्य की ओर जाने का बहुत वस्तुपरक और प्रमाण आधारित और पुष्टिकरण की प्रक्रिया से चलने वाली प्रक्रिया है। जो उसको ऐसे देखते हैं वो प्रमाण जुटाने, पुष्टिकरण करने, प्रयोग करने, ऑब्जेक्टिवली प्रयोग करने, उन चीज़ों को कहेंगे कि विज्ञान के लक्ष्य ये होने चाहिए। लक्ष्य बदल जाएंगे कि उनके ज्ञान की समझ के बारे में। तो बच्चों के बारे में समझ, सीखने के बारे में समझ, ज्ञान के बारे में समझ, इन सब को ध्यान में रख के सिखाया कैसे जाना चाहिए, सिखाए जाने के सिद्धांतों की समझ, टीचिंग की। टीचिंग इज ए प्रोसेस, टीचिंग इज ए अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग इज ए स्किल। वो अपने आप में एक साइंस और आर्ट है। क्या करें तो सीखेंगे, ये भी इनके कुछ सिद्धांत शिक्षकों के व्यवहार से सीखे गए हैं। तो सिखाने की समझ, तो साथियों गुणवत्ता के प्रश्न हैं वो लक्ष्य, वातावरण, विधाएं, अनुभव आदि के चयन के प्रश्न हैं। और ये जो चयन है वो हमारा चयन बच्चों के बारे में, अध्ययन के बारे में, ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में, सिखाने की प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ से निर्धारित होता है। तो यहाँ की क्वालिटी इस अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है, ये प्रासंगिक बन जाता है। इसलिए गुणवत्ता के ऊपर बहस करनी है तो लक्ष्यों के ऊपर, इनके ऊपर बात होगी। इनके ऊपर बात के लिए औचित्य और तर्क आप लाएंगे वो इस तरह की डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग से आएगा। लर्निंग थ्योरीज में क्या कहा जा रहा है आजकल नया नया, ज्ञान की प्रकृति के बारे में एपिस्टेमोलॉजी में मोटा मोटा क्या बोला जा रहा है, टीचिंग मेथडोलॉजी प्रिंसिपल्स पर क्या समझ बनी है, कैसे ज़्यादा पढ़ाना इफ़ेक्टिव हो सकता है, कैसे एफिशिएंट टीचिंग हो सकती है, इसके बारे में लोग अलग अलग विचार कर रहे हैं, नई तकनीक दे रहे हैं, विधाएं दे रहे हैं, नए तरह के मटेरियल बता रहे हैं कि इनका प्रयोग करके सिखाइए तो आप सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से कहीं जुड़ जाती हैं, इसका आधार बनाती हैं। हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा में लक्ष्यों के मूल क्षेत्र क्या हैं, विषयों में उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी कोई हायरार्की है क्या, पायदानों में अरेंज किए जा सकते हैं क्या, कोई लैडर बनाई जा सकती है क्या, उनकी कोई अवस्थाएं हो सकती हैं क्या। तो जैसे अब आज आप सत्र में जाएंगे तो वहाँ ये होगा विषयगत, अंग्रेजी शिक्षण में लक्ष्य क्या हो सकता है और वही क्यों रखने चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेफर हो रहा होगा अंग्रेजी का ज्ञान की रचना ऐसे है, बच्चे ऐसे सीख सकते हैं दूसरी भाषा, और बच्चों के सामान्य तौर पे सीखने के तरीके ये होते हैं। तो लक्ष्य वगैरह के निर्धारण पर हम बात वहाँ से उस प्रसंग से करेंगे। मोटे तौर पर प्राथमिक शिक्षा में जो समस्याएं हैं, हम जब बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध देखते हैं और बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के परिणामों को जब सोचते हैं तो देखिए मित्रों, एक समस्या है जो इस कैटेगरी के अंदर आती है, उपलब्धता। यहाँ पे ही बड़ी समस्या है, इस पर अपन ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। एक्सेस, ठीक है।
अभी जो आंकड़े हैं लगभग 100 वर्ष पूर्व पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों का आंकड़ा था 10%। वो जो आयु वर्ग था उसके 10% बच्चे स्कूल में। अभी 2010-11 में 90 से 95% के आसपास कहा जा रहा है उपलब्धता का जो मसला है। मतलब क्वालिटी और एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन का जो इशू है, पहले तो एक भाई स्कूल और सिखाने के लिए साधन उपलब्ध भी हैं कि नहीं आपके। तो यहाँ एक मूवमेंट है बड़ा भारी, 100 वर्ष लगे हैं पर 10% से हम 90 पे मूव करके 90 से ऊपर चले गए, 90+ आ गए। इस पर अभी अपन ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, प्रसंग आएगा तो करेंगे। उसका पूरा एक ग्राफ बन जाता है। हालांकि इसमें कई प्रश्न हैं और अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे सामने वो ये है कि कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे बच्चे, मतलब स्कूल हो और स्कूल में आए, गुणवत्ता के पहली सीढ़ी तो ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। पहली सीढ़ी तो यहीं से है ना कि बच्चे को स्कूल उपलब्ध हो, 95% बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी 95% का टेन % का 20% ही था 1911 में जो कक्षा 5 में पहुंचता था। तो 10% का 20% कितना हो गया कुल का? 2%। तो अच्छी बुरी गुणवत्ता की क्वालिटी पे देख लेंगे, परंतु 2% वर गेटिंग स्कूल एजुकेशन। अपने जो लंबी कहानी पहले प्रशिक्षण में बात की थी ना कि कैसे हम भेद कर रहे थे, अधिकार ही नहीं था। ओनली 2% वर हैविंग द प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग और पासिंग द प्राइमरी ग्रेड। 2% बच्चे, 100 में से मात्र 2। तो ये बताता है कि किस तरह ये कितनी असमानता थी, कैसे शिक्षा एक तरह का प्रिविलेज रही है और कब तक रही है, 100 साल पहले तक यहाँ थे हम। अभी हम यहाँ कह रहे हैं कि 90% का 70% कितना हुआ, कुल का कितना हुआ 63। ये आंकड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ष बाद आज भी स्थिति क्या है? वैसे कह रहे हो सार्वजनिकरण पूरा हो गया, सब हो गया, वो ऐसी रोजी पिक्चर नहीं है। ओनली ये सरकारी आंकड़ा है और दूसरे आंकड़े इससे थोड़ा सा भयावह हैं और एजेंसीज के आंकड़े हैं ना, वो थोड़ा हमने वो लिया है जो सबसे ज़्यादा अच्छा बता रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 63%, करीब 37-40% बच्चे अभी भी हमारे देश में एक तरह से ये उपलब्धता है, मतलब 5वीं कक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। गुणवत्ता तो और आगे की बात तो अपन बाद में करेंगे। 40%, इट्स ए बिग डाटा, मतलब बड़ा एक संख्या है ये। 40%, 10 में से 4 बच्चे। और आप समानता की, सामाजिक न्याय की और हम जो बात कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं 90 से 95। हम जो स्कूल और स्कूली अनुभव प्रदान कर रहे हैं उसमें केवल बच रहे हैं 63%, केवल बच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता का परिणाम है। ये गुणवत्ता की तौल भी है, एक नाप है उसकी कि आपके 40% बच्चे तो आकर्षित ही नहीं हुए, आए और वो भी बने नहीं रह पाए, वो चले गए, उनको अच्छी ही नहीं लगी शिक्षा। एक तरह से देखें, एक ये आंकड़ा। तो समस्या अभी इतनी आसान भी नहीं है जैसा लगता है। सब बच्चे आगे, साहब कोई बात नहीं है। दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम है क्वालिटी के
ये तीसरा एंगल से हम रख रहे हैं, उपलब्धता की समग्रता की प्रॉब्लम, कॉम्प्रिहेंसिवनेस की प्रॉब्लम है दूसरी, सारी की सारी प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं वो बहुत संकीर्ण है। एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा शिक्षित बच्चे के बारे में जब अगर हम वर्णन करें, विवरण दें या छवि निर्मित करें तो बड़ी समग्र छवि बनती है, सर्वांगीण विकास को जो अनुकूलित करे, सर्वांगीण विकास में जो मदद करे, तो बड़ी व्यापकता है उसमें। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? ये बच्चे, मैंने कहा 6-7 वर्ष से 11-12 वर्ष के जो बच्चे की अवस्था है, ये सर्वांग विकास की प्रक्रिया में हैं। ये बच्चे, इन बच्चों के शारीरिक ये जो बच्चा है, ये बच्चा शरीर है, एक भाव, जैविक भाव की जैविक मन स्थिति है, एक शारीरिक और स्वयं के संदर्भ में एक समझ की स्थिति है, मैं कौन हूँ और समाज मेरे आसपास कौन है। उसकी एक सेल्फ की और समाज की अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद, वो नैतिक एक मॉरल पोजीशन है, उचित क्या है अनुचित क्या है, वो संज्ञान, वो सारी आंतरिक प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से जानना होता है, उसका एक सिस्टम है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, अटेंशन, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, प्लानिंग आदि आदि, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिंग, ये सब एबिलिटीज़ वो कुछ एक स्तर लेके आया हुआ है, चिंतन की कौशलों की एक स्थिति ले, वो एक भावना है, फीलिंग, मूल्य, दृष्टिकोण, एटीट्यूड का भी एक जीवंत स्थिति है हर बच्चा। इतने पक्ष हैं उसके व्यक्तित्व के जो गतिमान हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अनुभव, प्रारंभिक शिक्षा का प्रसंग अगर कहा जाए कि समग्र रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य तय करा जाए तो मतलब होता है आप जैसे अनुभव और लक्ष्यों का सृजन कर रहे हैं, शिक्षण लक्ष्यों और उनके अनुरूप अनुभव और स्थितियों का, अवसरों का सृजन कर रहे हो जो उसके शारीरिक विकास को मदद दें, जो भाषाई विकास को मदद दें, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जो उसके इमोशनल डेवलपमेंट को, उसके सोशल डेवलपमेंट को, उसके मॉरल डेवलपमेंट को मदद दें। तो एक अच्छी, तब कुछ लोग कहेंगे अगर ये सारा नहीं हो रहा, मैं गुणवत्तापूर्ण नहीं मानता उस शिक्षा को। ये गुणवत्ता को ही देखने समझने के तरीके, एक अलग तरीका ये आ रहा है कि भाई आपने जो भी लक्ष्य बनाए थे, जो विधा तरीके आप अपना रहे हो, जो विषय वस्तु, जो गतिविधियां करते हो, कितने डोमेन से रिलेटेड है वो, बच्चे के कितने डोमेन की आवश्यकताओं पर प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं आप। तो ये सवाल आता है कि बहुत संकीर्ण है मामला, वो सीमित है, कुछ विषयों को पढ़ा दो अकादमिक, कुछ विषय के अंदर जानकारियां और आरंभिक कौशलों को याद करवा दीजिए, तो बस हम ज़्यादा इस पर केंद्रित हैं। और फिर कह रहे हैं गुणवत्ता के बारे में क्या कहना है, तो भाई वैसे पूछते हैं कि भाई क्या होती है प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तो व्यक्तित्व के समग्र विकास को जो प्रेरित करे, जो दिशा दे, उसमें उच्चतर स्थितियों का निर्माण करे, उसमें सम्मिलन पैदा करे। मतलब ये केवल
एकेडमिक अटेनमेंट, विषयों में कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान, कुछ कौशल का मसला नहीं है। ये डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, बच्चा जब 6-7 में आया तो वो डेवलप हो रहा था इतने आयामों पे, तो आपकी शिक्षा में इतने आयामों को डेवलप करने के लिए अनुकूल अनुभव और परिस्थितियां आपने देने की कोशिश करी क्या? कुछ अकादमिक कर दिए उससे मतलब नहीं चलेगा। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएटनेस का ध्यान रहा था क्या? समग्रता लक्ष्यों की बनाई थी जब। और इतना ही नहीं, वस्तुतः इतने आए और इतने चले गए, मतलब ये जो कर रहे हो सब कुछ, ये आप मदद कर रहे हो बच्चे के लिए, मैं ये सब कुछ मैं भाग लेने के लिए, तो ये जो सब कुछ हो रहा है आपके द्वारा, उसमें उसकी अभिरुचि, उसका मोटिवेशन आप बनाए रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? तो क्वालिटी का एक बड़ा अभी डायमेंशन आ रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी सिखाते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो विधा तय करते हैं, उस विधा में बच्चे को करने की, बच्चे में इच्छा जागृत करने की, बच्चे में अभिरुचि और कौतूहल जागृत करने की, बच्चे को सक्रिय बनाए रखने की, बच्चे को सीखने में मोटिवेटेड रखने की क्षमता होती है कि नहीं उस वातावरण और क्रियाओं में? तो ये मोटिवेशनली अप्रोप्रिएट है कि नहीं आपकी सारी चीज? तो ये शिक्षा के लक्ष्य वगैरह के संदर्भ में संकीर्ण हैं या व्यापक हैं, इसके पहलू आते हैं। कौन से विषय हैं जो कक्षा 1, 2, 5 के बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, उसमें आप काम करते हैं। ये बात अपन थोड़ी देर में आएंगे कि क्या करते हैं, पर साथ साथ उनके डेवलपमेंट के इन पक्षों पर उस पूरे वातावरण और अंतःक्रिया अनुभव में कहीं कुछ लेना देना होता है कि नहीं? इतनी चीज़ें और हैं, केवल यही नहीं विषय ज्ञान, और उसकी खुद की इच्छा और सक्रियता और उसकी अभिरुचि सीखने में बनाए रखने के हिसाब से वातावरण, अनुभव और क्रियाएं करते हो, या ऐसे करते हो कि वो सब तो नष्ट हो जाए, मुरझा जाए, अब पता चला 5वीं 8वीं पढ़ते पढ़ते यार अब कुछ नहीं सीखना, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है इस विषय में, तो ये बात तो सीखना तो रोचक ही नहीं लगता है, और मज़े की बात करो और इधर कुछ करो, ये किताब सीखना ज्ञान व्यान में अपनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा। वो तो मोटिवेट करते हैं कि नहीं हम, कि वो, और एक अगली है जो आजकल और कहने लगे हैं लोग ज़्यादा, कि सारा जो सिखा रहे हो उसमें एक चीज़ के केंद्र में लाया जा रहा है, बच्चे के अपने सीखने और ज्ञान के प्रति जागरूकता, और सीखने की योग्यता का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो? सीखने का, लर्निंग टू लर्न, सीखने की आजकल बहुत ज़्यादा ये लोग कहने लगे भाई और जैसे भी सिखाओ और जो भी सिखाओ, एक चीज़ जरूर सिखाना, को खाली घड़ा कोरी सिलेट मत मानना, उसको आप सीखने के कौशल ज़्यादा सिखाओ, कैसे सीखा जाता है, ताकि वो क्या हो, वो स्वतंत्र हो, ऑटोनॉमस हो, हर स्थिति में वो, आप 5 साल आपके यहाँ सीखा है, बहुत सारी चीज़ सीखा है, परंतु ये सीखा कि नहीं कैसे सीखा जाता है, उस प्रक्रिया में साथ साथ चलेगा कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है। सीख लिया तो जब कक्षा 6 में आएगा, 9 में आएगा, तो आपके पास ऐसा नहीं आएगा बताओ साहब यहाँ आंखें फाड़ के बैठा हुआ है, तो कुछ पता नहीं कैसे सीखूँ, किताब है, ये है, हम बोल रहे हैं, सीख ना, अब तो आ गया हुआ ना कैसे सीखते हैं, कैसे अर्थ बनाते हैं, कैसे ज्ञान और सूचनाओं को से आगे बढ़ते हैं। तो सीखने की स्वायत्ता, क्षमता में उसको खड़ा करना। तो एक और प्रसंग आ गया कि अगर केवल ये है और ये नहीं है तो वो क्वालिटी का प्रश्न आ गया, क्वालिटी है कि नहीं। ये अलग अलग वो आ रहे हैं मापदंड कि अच्छी उपयुक्त शिक्षा हो रही है या नहीं,
उसमें हमने ये एक और मापदंड आपको दिया, भाई ऐसे भी देखी जा सकती है। समग्रता का प्रश्न है, तो समग्रता में फंडामेंटल नॉलेज का प्रश्न आता है कि आधारभूत जानकारियां आप क्या दोगे, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट्स आप क्या चुने, आपने वो फंडामेंटल हैं कि नहीं, एक प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि उनको एप्लीकेशन का आपने ज्ञान उसको दिया है कि नहीं। ये एक और तरीका है देखने का, हम जानकारी दे दी, हमने बता दिया, ठीक है, परंतु वो एबिलिटी नहीं बनती है। मतलब क्या है, ये किताब में ये प्रसंग था, ये तरीका, ये कायदा, ये मेथड और ये उसका उदाहरण, तो इसको याद कर लो हूबहू, और ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बता दो और रट लो, तो ये प्रश्न का ये उत्तर। जानकारी और प्रश्न भी जानकारी, उत्तर भी जानकारी और सब कुछ जानकारी। आपने उसको अगर कोई भी कंसेप्ट दिया है, कोई स्किल दिया है, तो उस पर जब वो मास्टरी हो जाती है तो इसके लिए एक लिमिट, संकीर्णता और व्यापकता का प्रश्न है, वो लिमिटेड चीज़ नहीं होती है। स्किल आ गया या कोई अवधारणा आ गई, इसका मतलब है कि वो अब अपरिचित स्थिति में भी उसका प्रयोग करने की उसको क्षमता आ गई। एप्लीकेशन नहीं है। हमारे तो पहले दिन से आखिरी दिन तक जो काम है, ये कौन सा प्रश्न है और उत्तर कहाँ है, एप्लीकेशन यही है। मैं पूछूंगा प्रश्न, उत्तर बताना, वो पहले ही बता रखा है, तो मतलब उसको याद रट के रखना। परीक्षा होगी तब वही प्रश्न वो पूछेगा कि कितना रट के याद रखा हुआ है। अरे भाई, आपको तो कुछ ज्ञान कौशल देने थे, अब ज्ञान कौशलों की परीक्षा करनी है तो उस रटे की परीक्षा मत करो, वो तो बिना ज्ञान कौशल के भी रटा हुआ है उसको। आप तो उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछो कि अब ये स्थिति वो नहीं है, उदाहरण वो भी नहीं है, प्रसंग वो भी नहीं है, लेकिन वैसा ही प्रसंग है। अब इसको आप अगर जानकारी रखते हो तो इसको हल करो, वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये कुछ प्रश्न है। इंटीग्रेशन का एक प्रश्न है, जो आप जानते, पहले से जानते हैं, जो नया ज्ञान आ रहा है उसको जोड़ पा रहे हैं क्या, एक अलग तरीका है अच्छी शिक्षा के संदर्भ में इंटीग्रेशन का। ये प्रश्न है बड़ा। आपका हर ज्ञान टुकड़े टुकड़े में अलग बना रहता है, एक कुल मिला के इवॉल्व होती विकसित हुई समझ निर्मित नहीं करता है, क्योंकि पहले सीखा वो अपने एक डब्बे में बंद है, वो बाद में सीखा वो कोई दूसरा डब्बा है, उसके ऊपर सीखा वो तीसरा डब्बा, इंटरेक्ट नहीं करती, वो इवॉल्व नहीं होती समझ। तो सिखाने में ऐसे सिखाते हैं क्या कि धीरे धीरे जो आरंभिक अवधारणाएं हैं वो उच्चतर विकसित अवधारणाओं की ओर चलती जाएं, पुरानी अवधारणाओं से इंटरेक्ट करते हुए उनका रूपांतरण होता चला जाए, तो आपकी ज़्यादा व्यापक समझ बनती है। आधारभूत जानकारी, अवधारणाएं, उनका प्रयोग करने की योग्यता, आप जो पहले से जानते हैं उसको उत्तरोत्तर विकसित करने वाली एक समग्र समझ का निर्माण, समग्रता बनी रहे उसकी। अपने यहाँ ऐसा विज्ञान पढ़े हैं सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे मतलब जब कहते हैं तब 10-20% को छोड़ देते हैं, खूब विज्ञान बढ़ गए, पर घोर कर्मकांडी, घोर अंधविश्वासी पूरे जीवन में बने रहते हैं। वो क्या है, वो ऐसे ही सेपरेशन है, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। उसका चीज़ों के प्रति अंधविश्वास भी अपनी जगह बना हुआ है, और उसका चीज़ों का वैज्ञानिक ज्ञान भी उसके पास परीक्षा में लिखने के लिए, नौकरी पाने के लिए सब बना हुआ है, वो भी बना रहता है। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और
फाउंडेशनल नॉलेज, एप्लीकेशन की एबिलिटी, इंटीग्रेशन की क्षमता, ह्यूमन डायमेंशन, स्वयं को और दूसरों को जानना और समझने की क्षमता का विकास, उन भावनाओं का विकास, उन भावों का, अपने प्रति सकारात्मक भाव का निर्माण, अपने में आत्मविश्वास का निर्माण, दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग और उनकी स्थिति को एम्पैथाइज करने की भावनाओं का निर्माण। ये होता है कि नहीं जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं या आपस में लड़ाते रहते हैं, आपस में स्पर्धा करना, एक दूसरे चीटिंग करना है और उलझना वरना, ये सिखाते हैं, या एक समभाव, एक आदर का भाव, रेस्पेक्ट का भाव, एम्पैथाइज करना, दूसरे की नीड को, सहयोग का भाव, ये करते हैं। तो ह्यूमन डायमेंशन एक क्वालिटी के बारे में आ रहा है। एक दूसरा सेट है, चौथा सेट है कि कैसे क्वालिटी को देखा जा सकता है। केयरिंग, कुल मिला के हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे एटीट्यूड हैं, जो हम बात कर रहे थे, वो बहुत आत्मकेंद्रित हैं या दूसरों और समाजोन्मुखी, प्रकृति और समाज और दूसरे लोगों की ओर उन्मुख हमारी भावनाएं, फीलिंग्स और हमारे दृष्टिकोण हैं। ये क्या बना रहे हैं हम, ये कुछ और दूसरे तरह के हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि कुल मिला के ये सब सिखा रहे हैं, वहाँ उनको सीखना और ऊन करना सीख रहा है कि नहीं, सीखना नहीं। तो एक अलग सेट ये है कि आपका जो लक्ष्यों का और क्रियाओं का और वातावरण का जो पूरा माहौल आप बनाते हैं, चयन करते हैं, उसमें फंडामेंटल नॉलेज पे आप व्यापक हैं, नॉलेज को अप्लाई करने के योग्यताओं पर ज़्यादा काम करते हैं, एक समग्र कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसलिए पहले और अब के ज्ञान के बीच में तार्किक विश्लेषण, विवेचन को मदद लेते हैं, नहीं लेते हैं बच्चों के साथ। उसी प्रकार से मानवीय जो पक्ष हैं और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण के पक्ष हैं, उनके विकास में ये सोशल इमोशनल्स और सोशल डेवलपमेंट पर आपके कुछ लक्ष्य और कोई दिशा है। और कुल मिला के एक सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला एक व्यक्ति जो सामर्थ्य है, जिसके पास सीखने की, ऐसा आपने बनाया या जानकारियों का पुंज बना दिया, मशीन बना दी, क्या बना दिया? तो वो आप करते हैं कि नहीं लक्ष्यों में। मैंने आपको 4-5 लक्ष्यों, विधाओं, वातावरण कैसा हो, किसको उचित कहा जाएगा, किस स्थिति और प्रक्रियाओं और लक्ष्यों को करने के तरीकों को उचित कहा जाएगा, उसके कुछ मापदंड दिए कि भाई आप इस धर्म में देखो, इसकी समग्रता पर जाओ, इनकी उपलब्धता हो, इसकी समग्रता हो, पूरे हो, और ये सब कोई न कोई आधार पर इनकी उपयुक्तता को आप बताओ कि उपयुक्त है। हमने जो कुल मिला के लक्ष्यों का सेट बनाया है, हमने जो कुल मिला के जैसा वातावरण बनाया है, हम जो विधा अपना रहे हैं, वो उपलब्ध भी है, वो समग्र भी है, और वो इन सारे मामलों में को संदर्भों में ध्यान रख के उपयुक्त भी है, एप्रोप्रिएट है। क्या ये एक और छोटा सी चीज कि ये जो उपयुक्तता का पूरा समग्रता का ये जो सेट है, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं है। हमारी वस्तुस्थिति स्थिति पे आ जाते हैं, विभेदित तो नहीं है, कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। जो अपने यहाँ है, कैसा नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को हमारे देश में पता ही नहीं है कि उपयुक्त शिक्षा क्या है, और बहुत से लोग इंतजाम ही नहीं कर रहे हैं समग्रता में उसको करने का। उपयुक्त का ही पता है बहुत लोगों को, और समग्रता में व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। कुछ के लिए तो उसको कर रहे हैं और कुछ के लिए कह रहे हैं कोई बात नहीं, रहने दो। क्वालिटी की फिर बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और ये भेदभाव में एक असली भेदभाव और है, जो कुल मिला के जो भेदभाव को और ज़्यादा गहनता से कहें, प्रयत्नों में अपूर्णता।
हमारे लगभग 100% शिक्षक बहुत सारे जिन सिद्धांतों के अपन ने बात की है सबको जानते हैं, वो सब जानकारियाँ उनके पास, सब समझते हैं। बात करो परीक्षा का कोई मामला कर दो तो वो सब बता देंगे, पर प्रयत्नों पे आएंगे तो पूर्ण सारे प्रयत्नों को बहुत नीचे, प्रयत्नों की अपूर्णता जो इससे जुड़ा है, कुछ विभेदित को हमने इंटरनलाइज कर दिया तो अब हमारे प्रयत्नों में भी अपन ने अपने आप को नीचे कर दिया। तो मित्रों, एक जो पूरी प्रसंग में बात आ रही है, आप पहले उपलब्धता सुनिश्चित करिए, फिर उपयुक्त ढंग के लक्ष्य और विधाएं तय करिए, फिर उनको समग्रता में लागू करिए, फिर उसमें कोई विभेद मत करिए और समभाव से सबको बराबरी समानता के भाव से आप उसको प्रस्तुत करिए। कई वैसी ऐसी चीज़ें जिनमें भेद नहीं होता, बच्चे कहाँ से आए इस बात से नहीं तय होती, ये हमारे देश के समाज के बच्चे हैं, बराबर हैं इनके साथ। समभाव और संपूर्णता, प्रयत्नों की संपूर्णता, ये सब जो उपयुक्त लक्ष्य और विधाएं हैं समग्रता में लागू करने के लिए हम उपलब्ध भी करवा रहे हैं, लागू करेंगे, कोई भेद नहीं करेंगे और उसके लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे, संपूर्ण प्रयास। तो ये जो पूरी क्वालिटी का जो मसला है वो A+B+C+D+E माँ तक है, वहाँ तक जोड़ दिया मैंने। इसमें कोई भी मामला माइनस होगा, कोई भी आपने हटा दिया और कोई भी अपने आप में सही नहीं है, कोई भी इसका एलिमेंट। उपलब्धता में गड़बड़ है, उपयुक्तता में कोई गड़बड़ है, समग्रता में कोई गड़बड़ है, ठीक है, भेद आपने वैसे कर दिया इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर प्रयास में आपने कुछ गड़बड़ कर दी अंत में। अगर ऐसा नहीं है और आप एक जागरूक शिक्षक और नागरिक के रूप में और विद्यालय के रूप में, हमने यहाँ लिखे थे बच्चों के बारे में, सीखने के बारे में, ज्ञान के बारे में, सिखाने के बारे में जो कुछ भी नवीनतम विचार आ रहे हैं, पूरा मन और मस्तिष्क खोल के उनको जान रहे हैं, अपनी इन सारी चीज़ों के उसके अनुरूप बनाते चले जा रहे हैं, इक्वल टू सब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की एक संरचना बैठ जाती है, हो सकती है। उसमें A, B, C, D, E ये सब हैं और एक भी ना होने पर ये सब कुछ है, यहाँ पे आपने कमी कर दी तो उसके सब के होने का कोई मतलब नहीं। कितने ही प्रयास करो, समग्रता नहीं है आपकी में, तो प्रयासों का कोई मतलब नहीं है। खूब समग्र भी कर लिया, प्रयास भी कर लिया, उपयुक्ति नहीं है पूरा मामला, देखा ही नहीं कि बच्चों को ये सिखाना है कि और कुछ सिखाना है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब एक अलाइनमेंट में एक साथ संयोजित हों तब सब बच्चों के लिए एक गुणात्मक शिक्षा का परिदृश्य उत्पन्न हो सकता है। तो गुणात्मकता को, अब इसमें कई सारे प्रसंग हैं जो हम कल 15 मिनट लेट हो गए, कल उस पर बात करेंगे शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में। शैक्षिक लक्ष्यों की गुणवत्ता का अर्थ क्या है, अकेले एक प्रश्न पे करेंगे। विधा की गुणवत्ता का मतलब क्या है, आकलन की गुणवत्ता का मतलब क्या है। अपने एक व्यापक सा प्रसंग, एक व्यापक चित्र बनाया है